नमस्कार। कविता हो या कहानी, ये सभी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कविता भी हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कई लोग कविताएं लिखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसी तरह से कहानियाँ भी कई लोग लिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 शब्दों में भी कहानी कही जा सकती है? जी हाँ, ऐसी ही कहानी लिखी है आज की हमारी मेहमान ने, जो लेखिका है। कई कविता और कई कहानियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी, बड़ी संख्या में कई कविता और कहानियाँ इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और ढेर सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी इन्होंने इन्हीं अपने साहित्य की, अपनी लेखनी के दम पर जीते हैं। खास मुलाकात करेंगे हमारी आज की मेहमान तारावती सैनी नीरज के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। नमस्कार सभी दर्शकों। 10 शब्दों का रिकॉर्ड, 10 शब्दों में कहानी बनाई है आपने, कैसे? मुझे लिखने का बचपन से ही शौक़ था और मुझे कुछ अलग करना था कहानी में। तो मैंने पहले तो बहुत लॉन्ग कहानी लिखने का सोचा, लेकिन मैंने कहा कि हर समय हम बहुत बड़ी चीज़ों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बड़ी चीज़ में नहीं, मैं कुछ छोटी चीज़ में अपना रिकॉर्ड बनाती हूँ। तो मेरे मन में आया कि मैं सबसे छोटी लघु कथा लिख के अपना रिकॉर्ड बना सकती हूँ। तो मैंने अपने 10 शब्दों की लघु कथा लिखी और उसको रिकॉर्ड के लिए भेजा और वहाँ वो सेलेक्ट हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जो लघु कथा है वो सेलेक्ट हुई सबसे छोटी लघु कथा के रूप में। वो 10 शब्द हमारे दर्शकों को भी अगर आप सुनाए तो। जी बिल्कुल, मैं अपने जो 10 शब्द मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए वहाँ भेजे थे, मैं बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। राजकुमार राजगद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन अपने महान कर्मों से हमेशा राजा बना रहा। कहीं ना कहीं रामायण से प्रेरित है ये? जी बिल्कुल, ये रामायण से प्रेरित है, क्योंकि राजा बनने के लिए बहुत ज़्यादा राजमहल सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो हम बिना सिंहासन के भी राजा का जीवन जी सकते हैं, जैसे कि हमारे रामायण में भरत ने किया था। तो यहीं से मैंने ये अंश लिया और इसी से प्रेरित होकर मैंने ये लघु कथा लिखी जिसमें मैंने रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो रिकॉर्ड आपने बनाया था, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में किस तरह से आपको पता चला कि इस तरह का कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मुझे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वहाँ इसको मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है मेरा। और इसका मुझे पता ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी, उसकी वजह से मुझे पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ, हो सकता है कि कहीं सफल हो जाऊँ। तो फिर मैंने इसको लिखा और वहाँ भेजा और वो सेलेक्ट हो गई। आप लेखिका हैं, कविता भी लिखती हैं, आप कहानी भी लिखते हैं, दोनों चीज़ें आप लिखती हैं। शुरुआत जो हुई आपकी, मैं उसी के बारे में जानना चाहूँगी। कब से और किस तरह से आपका लेखन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी? जी मैम, मैं बचपन से ही लेखन का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं श्री देवी सिंह सैनी जी, तो मेरे पापा जो हैं टीचर हैं। तो हमारे घर में पत्र पत्रिकाएं और राजस्थान पत्रिका ये सब हमारे घर में रहते थे, पत्र पत्रिकाएं, अखबार वगैरह। तो वहाँ से मुझे छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ना, लिखना, मेरी वहाँ से शुरुआत हुई। और फिर जब मैंने उस लेखन का जब मुझे शौक़ और मैं बड़ी हुई तो मुझे और भी लगा कि मैं समाज की जो स्थिति थी उसको अलग नज़रिए से देखती थी। कि जैसे समाज में कुछ हुआ है, समाज में देख तो उसको सारे लोग रहे थे, बट लेखन शायद मेरे अंदर था। तो मैंने फिर वहाँ से एक छोटी सी कविता लिखी सबसे पहली, जहाँ हमारे घर के सामने एक ऐसे आसपास एक महिला थी जो अपने बच्चों को छोड़ करके खेतों पे काम करने चली जाती थी। तो मुझे वहाँ से एक मन में जो मेरा एक लेखन जो था वो वहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने वहाँ एक अपनी ब्रज भाषा में एक छोटी सी कविता लिखी थी। तो फिर वो एक नए आयाम पे चलता चला गया, क्योंकि मैं अपने लेखन के दृष्टिकोण से समाज को देखने लगी। आपको याद है वो आपकी कविता जो आपने पहले लिखी थी? नहीं, मैंने वो ब्रज भाषा में लिखी थी मैम। तो ऐसे ही था कि हाय मेरे लाल को मैं घर छोड़ के आई हूँ, और वो मतलब मैंने उसको भाव ये दिए थे कि एक बच्चा है, वो माँ अपने दूध मुहे बच्चे को घर पे छोड़ करके और वो खेतों में काम कर रही, तो उसके अंदर जो प्रतिद्वंद जो चलता है, अंतर्द्वंद जो चल रहा है, कि उसका दिमाग ये भी कि मुझे काम भी करके देना है
और वो ये मन में ये भी चल रहा है उसके कि मैं बच्चे का मेरा रो रहा होगा, पता नहीं वो सो गया होगा। तो मैं दोनों चीज़ों को पढ़ रही थी उसमें। तो फिर मैंने पहले बच्चे के लिए लिखा और फिर मैंने माँ के लिए लिखा। तो इस तरीके से कविता थी। मुझे पूर्ण रूप से वो याद नहीं है, बट यही था कि ब्रज भाषा में थी और मुझे यही शब्द उसके याद है कि हाय मेरा लाल रोता होगा और मुझे घर जल्दी जाना है, चलाऊँ जल्दी जल्दी मेरी हंसिया और अपना काम पूरा करके मैं घर जल्दी जल्दी जाऊं। कुछ ऐसे करके मैंने लिखा था। अपने लेखन काफ़ी पहले से शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये कब एहसास हुआ कि हाँ मुझे लेखिका बनना है या मैं लेखिका बन सकती हूँ? वो चीज़ जो थी, वो फीलिंग कब आपको महसूस है? वो मैं जब बचपन से जो लिख रही थी वो तो मुझे खुद को याद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द से शब्द जोड़ना था। कैसे भी उसको हम मान सकते हैं। पर जब मैं जैसे जैसे फिर बीच में मेरी पढ़ाई पूरी करने का एक उद्देश्य था कि पढ़ाई पूरी करनी है और फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने जो स्त्री को दे रखी हैं वो मैंने जो पूरी की। और फिर मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे, मैं क्या लिख लिख के छुपा के रख देती थी। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया नहीं कि मुझे लेखन का शौक़ है। तो फिर वो क्यों ना, जिस दिन मैंने जहाँ वो छुपाई थी लिख के डायरियाँ, उसी दिन उन्होंने वहीं उनको देख लिया। तो मैंने कहा ये कभी ये जगह पे आते नहीं है और ये उन्होंने उसी जगह पे आज कैसे इनको देख लिया। मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम इतना अच्छा लिखती हो तो इसको छुपा के क्यों रखा है, इसको प्रकाशित करवाते हैं। तो वो इधर उधर बहुत जगह प्रकाशित हुआ, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि नहीं मुझे लिखना ही है, वो था मेरा राजस्थान पत्रिका। जिस दिन मैंने मेरी कविता कहानी को राजस्थान पत्रिका में देखा तो एक अलग ही एक उत्साह था, क्योंकि जिस अखबार को मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ और लोगों के हाथों में देखा है मैंने उसको, हमारे दादा बाबा तक जो थे उनके हाथों में हमने देखा है, तो मुझे इतना गर्व महसूस हुआ और फिर मैंने कभी फिर मुड़ के नहीं देखा। और आज मेरी अभी भी राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हो रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है। और मैं इसी संदर्भ में एक और कहना चाहती हूँ कि मेरी जो सबसे पहली जो राजस्थान पत्रिका में लघु कथा प्रकाशित हुई थी उस पर मेरी शॉर्ट फिल्म भी बनी है, क्योंकि मुझे वहाँ से कॉल किसी ने, जब जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने मुझे मेल डाला कि आपके आज हम राजस्थान पत्रिका में कहानी पढ़ी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ये एक और भी बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान पत्रिका में जैसे ही मेरी कहानी छपी उसके ऊपर फिल्म बनने के लिए भी ऑफ़र आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं राजस्थान पत्रिका से हमेशा ऐसे जुड़ी रहूँगी, क्योंकि इसने वाकई में मेरी ज़िंदगी को परिवर्तित किया है और मुझे एक उत्साह दिया है आगे लेखन में आगे बढ़ने के लिए। आपकी कहानी भी प्रकाशित हुई है, आपकी कविताएं भी आपने की प्रकाशित हुई। नूरी के बारे में मैं जानना चाहूँगी, नूरी के किस तरह से इसका नूरी पूरा कहानी संग्रह आया है वो आज का नहीं है, वो मेरे अंदर बचपन से ही था, मेरे माइंड में चल रहा था। लेकिन मुझे अभी बचपन में हम इतना नहीं समझ पाते कि ये कहाँ प्रकाशित होगी, कैसे क्या करना है। लेखन के बारे में मतलब उतना नहीं पता था। लेकिन ये जो मेरी जितनी भी जो मैंने मेरी कहानी संग्रह में जो कहानियाँ लिखी हैं वो सब एक समाज का मतलब असली अंश लिया है मैंने। ये दर्पण है, मेरा जो बुक है वो दर्पण है समाज का। कि मेरे जो नूरी का फिर मुझे विचार आया कि हमारे घर के कुछ दूरी पर एक महिला थी जिनके साथ ऐसा सचमुच में हुआ था। तो लेकिन देखा तो सबने था, पर वो मेरे मन में वो चलती रही। लेकिन जब मुझे मौका मिला, मुझे जब समय मिला, तो फिर मैंने इस कहानी को गढ़ा और इसके साथ साथ मेरा नूरी संग्रह भी पूरा ही बना और इस प्रकार मैंने इसको लिखा था। किस तरह के मुद्दों पर आप आमतौर पे लेखन जो है वो करना पसंद करती हैं? जैसा कि मेरी नूरी, जो आप नाम से ही समझ में आ रही हैं चीज़ें, कि मैं शुरू से मैंने महिला लेखन पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि हमारे जो समाज में जो महिलाएं हैं वो कई बार अपने आप को ऐसे समझती हैं कि हाँ नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि हम हर महिला में, हम सब में ऐसी ताकत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और मैंने जो ये मेरा नूरी संग्रह जो लिखा है उसको मैं यही समाज के लिए यही बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कैसे भी करके आगे ला सकते हैं। कहानी या कविता, दोनों में से ज़्यादा क्या पसंद है? जी, मैं ऐसे तो आपको नहीं कह सकती कि कहानी मतलब ज़्यादा है या अच्छी लगती है, कहानी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई है लेखन की वो मेरी कविताओं से हुई है और मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं
उसके बाद मैंने लघु कथा लिखी है और फिर मेरी कहानियाँ लिखने में आई हैं। तो मेरे लिए दोनों ही एक समतल से उठाने वाली चीज़ें हैं और एक मुझे यहाँ लाकर इस मंच पे खड़ा करने वाली चीज़ें हैं। तो मुझे दोनों ही बहुत प्रिय हैं। मैं इस तरीके से कविता और कहानी के लिए नहीं मतलब कह सकती। बातें तो हम बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कविता चूँकि आप लिखती हैं तो हमारे दर्शकों को कोई कुछ कविता है आपकी अगर सुनने को मिले तो प्लीज़। जी बिल्कुल। आप चाहे पब्लिश हो वो सुना सकते हैं, या कोई अगर आप चाहे मौलिक कविता जो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है। मैं सबसे पहले मेरी कविता सुनाना चाहूँगी, ए ज़िंदगी। क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी हमें कहाँ से कहाँ ले आती है, हम खुद नहीं समझ पाते। क्योंकि इंसान पैदा कहाँ होता है, कहाँ आ जाता है। जैसे कि मेरा जन्म एक भरतपुर ज़िले के छोटे से कस्बे में भुसावर में हुआ है, और मेरी शादी दौसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पाखर में हुई है, और मैं रहती जयपुर में हूँ। तो इस तरीके से आदमी खाने कमाने के लिए कहाँ से कैसे आता है, तो मैंने उसको लेकर के एक अपनी कविता लिखी है, तो मैं उसको सुनाना चाहूँगी। ए ज़िंदगी, ए ज़िंदगी तुझे तराशने की तलब में, ए ज़िंदगी तुझे तराशने की तलब में जब मैं निकला तो मैं छोड़ आया था घर, तो मैं छोड़ आया था घर और उसमें रहती माँ। मिट्टी से लिपे आंगन और उसकी खुशबू, मिट्टी से लिपे आंगन और उसकी खुशबू, वो छत जिस पर मैं तकता था रात भर चांद सितारे। मैं छोड़ आया लहराते खेतों के आंचल, मैं छोड़ आया लहराते खेतों के आंचल, ओस की बूंद, बेरियों के खट्टे मीठे बेर, कुछ पंछी जो मेरे साथ खाते थे रोटियां, एक सुंदर सी गिलहरी जो मेरी खाट पर कूदकर भाग जाती थी बार बार। वो सुहाना मौसम जिसकी लहर में लेश मात्र भी गंध नहीं थी, वो सुहाना मौसम जिसकी लहर में लेश मात्र भी गंध नहीं थी। मैं छोड़ आया दोस्तों के ठहाके, कंचे का खेल, कुछ पतंगें जो खरीदी थीं कुछ लूटी थीं, कुछ पतंगें जो खरीदी थीं कुछ लूटी थीं, जिनमें मांझा भी था। 3-4 गेंद और उसमें रखे गिल्ली डंडा, 3-4 गेंद और उसमें रखे गिल्ली डंडा। वो रास्ते जिन पर नंगे पांव मैं टायर चलाया करता था, वो रास्ते जिन पर मैं नंगे पांव टायर चलाया करता था। मैं छोड़ आया वो सरकारी स्कूल, मैं छोड़ आया वो सरकारी स्कूल जहाँ मेरे हर दिन का आधा दिन गुजरता था, जहाँ मेरे हर दिन का आधा दिन गुजरता था। होली का रंग दिवाली की रोशनी, होली का रंग दिवाली की रोशनी, सब छोड़ आया हूँ मैं, सब छोड़ आया हूँ मैं, और छोड़ आया हूँ मैं एक खूंटी पर टंगा दुपट्टा। नूरी के बाद आपके जो और भी कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे नूरी के बाद कविता संग्रह जो आया है, वो मेरा जो नूरी कहानी संग्रह लाई थी मैं, वो इसलिए था कि मुझे पहले मैं जिस जगह से निकली थी मुझे वो कहानियाँ लिखनी थी। उसके बाद मेरा मन हुआ कि अब मैं कविता संग्रह जो है लाऊं, तो फिर मेरा वो आया, और फिर मैंने उसको बहुत जगह उससे मुझे इतनी ऊर्जा मिली, उसको लोगों ने पढ़ा समझा, तो मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक ऊर्जा फैला रही हूँ हमारे समाज में। बहुत औरतों ने मुझे ये बोला कि अब उन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी, जिन औरतों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो घर के काम काजों में लग गई थी, लेकिन जैसे मेरी अखबारों में आती हैं, न्यूज़ जैसे भी आती हैं, तो औरतों को एक उत्साह मिला कि जब हम ये भी कर सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो बहुत औरत ऐसी थी जिन्होंने 12वीं के बाद जो ज़िंदगी अपनी घर में लगा दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कि अगर ये भी हैं, अपना जो जीवन है उसकी जिम्मेदारियां उठाते हुए अगर मैं लेखन में आगे बढ़ रही हूँ तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। तो जब ये जो कविताएं हैं, इनकी वजह से मुझे औरों से ऐसे सुनने को मिला कि उनको ये लगा है कि उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया है। तो इतनी खुशी हुई कि वो भले वो प्रति एक बिके या ना बिके, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सम्मान, एक बहुत अच्छा मुझे लगा। तो ये मेरा कविता संग्रह था। तो मैम, ये आपने का लेखन आपने बताया, किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं, कविता कहानी आप लिखते हैं। इंस्पिरेशन अगर आप मैं बात करूं, किसको आप मानते हैं? कोई है आपका इंस्पिरेशन भी कोई रहा है? इंस्पिरेशन की अगर बात करूं तो मैं लेखन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ही था, तो मैंने
प्रेमचंद जी या हम हर लेखक उन्हीं का ही नाम लेता है, लेकिन मैंने बहुत लेखकों को पढ़ा क्योंकि लेखक सभी बहुत अच्छे हैं। तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे कौन अच्छा लगता है या किसकी ये मुझे किसने मतलब उत्साहित किया है इस चीज़ के लिए। लेखक आप किसी को भी पढ़ लो, सब ने कुछ ना कुछ इतना अच्छा लिखा है कि उसको आप पढ़ते ही चले जाओ। और इसमें लेखन में ये है कि आपको ये लेखन सिर्फ लिख लेना ही नहीं है, ये लेखन एक साधना है जिसको हमें पहले पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लेखन बिना पढ़े नहीं कर सकते, लेकिन लेखन पढ़ने से क्या है कि उसमें और एक ताजगी आती है, एक नयापन आता है। तो इसलिए लेखकों को सबको ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक लेखक पढ़ लिया बस उसी से हम कुछ लेखन में अच्छा कर लेंगे। लेकिन मेरा तो यही था कि मैं जो लेखक मुझे मिलते हैं मैं उनको सबको पढ़ती हूँ। तो मुझे सभी लेखक जो हैं सभी अच्छे हैं। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ एक ही कोई लेके पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है। आपके लेखन ने आपको बहुत सारा सम्मान, बहुत सारे अनगिनत अवार्ड्स आपके खाते में हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज अवार्ड भी आपको मिला, सम्मान मिला आपको। इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन कौन से अवार्ड्स ढेर सारे जो आपने जीते हैं? मैं राजस्थान पत्रिका में जो मेरी कहानी प्रकाशित हुई उसके जो मुझे एक उत्साह मिला, उसके बाद मैंने यूरोप की प्रतियोगिता जीती थी। और एक सबसे पहले जो मैंने जीती थी ये थी भोपाल की, जो ऑल इंडिया लेवल पे हुई थी। अब मेरे हिसाब से मैंने तो भेज दी थी, लेकिन जैसे ही उसका रिज़ल्ट आया और जब न्यूज़पेपर्स में उसकी खबर निकली तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब वो दिन मुझे एकदम से ऐसे हो गया कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। और जब अवार्ड मेरे हाथ में आया तो उसने मुझे और जीवन की ऊंचाइयों पर जाने के लिए उत्साहित किया। इसके बाद तो मैंने फिर इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने फिर खूब मेहनत की और बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती, जिनमें मैंने यूरोप की प्रतियोगिताएं जीती और बहुत सारे मैंने अवार्ड मेरे नाम किए, जिनको मैं बस देख लेती हूँ तो उनसे मुझे एक नई एनर्जी मिलती है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है और नया करना है। अभी हाल ही में आपने ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक और रिकॉर्ड भी है जो आपने जीता है, उन दोनों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। कौन से अवार्ड्स हैं, किस तरह से आपने इनमें पार्टिसिपेट किया था? जी, मैं पहले तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ के लिए बात करना चाहूँगी कि वो 1000 महिलाओं में मुझे विश्व में रिकॉर्ड बनाने का अवसर मिला। उसमें भी एक प्रतियोगिता थी, तो उसमें भी मैंने अपने लेखन का जितना भी जो अपना था वो सब भेजा, वहाँ उसी के आधार पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और दूसरा मैंने सबसे छोटा लघु कथा कहानी संग्रह लिखा है ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में, अपना ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया है सबसे छोटा लघु कथा कहानी संग्रह लिखने का। तो ये तीनों जो मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं ये मेरे जीवन में बहुत मायने रख रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने की एक शक्ति दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैंने अपने लेखन से कुछ अच्छा किया जो लोगों को एक अच्छे रास्ते की ओर प्रेरित कर रहा है। जैसा कि आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड को नहीं पता था कि आप लेखन करती हैं, उनकी तरफ से काफ़ी सहयोग सपोर्ट आपको मिला है? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो हमारे मम्मी पापा हैं वो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए, मुझे पढ़ाया लिखाया, हम सभी बहन भाइयों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं पता था कि इतना सब अच्छा होगा। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं लिखती हूँ तो उन्होंने उसी दिन से मुझे इतना प्रेरित किया है और हर जगह वो मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि कई बार मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी उनसे शादी हुई है। और आप मानिए कि मेरे जब भी जितने भी रिकॉर्ड्स या जो भी मेरी लेखन होता है उसके लिए वो मुझसे ज़्यादा खुशी होते हैं। और जैसे कि जब मेरी कहानी जैसे ही इधर उधर प्रकाशित होती है तो वो अखबार लेके आते हैं कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है और आप लिखो। सबसे पहली बात मैं उनका एक और धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच के ज़रिए कि मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अच्छा, तारावती सैनी। मैं मम्मी से कई बार लड़ जाती थी इस बात को कि मेरा नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कितने पुराने ज़माने का आपने नाम रख दिया है। अच्छा। तो मैं कई बार जो मेरी शुरू में जो मैंने मेरी रचनाएं प्रकाशित करवाई थी वो नीरज नाम से ही करवाई थी। आपने मेरा पूरा नाम तारावती सैनी नीरज, तो नीरज नाम मैं सोचती थी कि अरे नहीं ये नाम तो बहुत पुराना रख दिया और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो मैंने उसको प्रकाशित नहीं करवाया। लेकिन शादी के बाद जब मैंने मेरी रचनाओं के बारे में मेरे पतिदेव को पता चला तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने उनको नाम वाली बात भी सब सामने आ गई कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने नीरज नाम से ही प्रकाशित करवाई हैं। तो उनको बड़ा ख़राब लगा ये चीज़ कि तुम लेखन छोड़ दो। मैंने कहा, मैं एकदम ऐसे हो गए कि क्यों लेखन क्यों छोड़ देना है, कि जो इंसान अपने नाम से प्यार नहीं कर सकता, जो अपने नाम से प्रेम नहीं कर सकता, वो अपने लेखन से क्या प्रेम करेगा। तो आपका जो नाम है वो बहुत अच्छा है और इसी के ही जरिए आप अपने लेखन को नया आयाम दीजिए। तो जो मेरी फर्स्ट जो मेरी तारावती सैनी नीरज, जो मैंने फिर बाद में ये नीरज जो उपनाम था मेरा, वो मैंने बाद में मेरे मूल नाम में बाद पीछे जोड़ के फिर इसको फर्स्ट सबसे पहले मैंने राजस्थान पत्रिका में ही प्रकाशित करवाया था। और जैसे वो इतना बड़ा नाम जब मैंने राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर में देखा तो फिर वो उसी दिन से वो राजू नाम से प्यार हो गया। और वो उन्हीं के लिए मेरा जो एक मन में था ना कि मुझे नाम मेरा अच्छा नहीं है, वो उसी दिन से मुझे उससे बहुत प्यार हो गया और आज मैं उसी ही नाम के जरिए यहाँ इतने बड़े मंच पे बैठी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज अपनी एक ऐसी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी कि जो वाकई में एक स्त्री की एक विडंबना है कि वो कई बार खूब सोचती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उसको घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है और वो अपने लिए एक दो पल भी मुश्किल से निकाल पाती है। जैसे कि मैं खुद भी हूँ कि मुझे इतने काम करने होते हैं लेकिन मैं काम अपना टाइम निकाल के और फिर मैं लिखती हूँ। तो बहुत सारी स्त्री ऐसे भी सोचती हैं, जो मैंने देखा है कि कई बार काम धाम सब छोड़ दो और कुछ नया करो, कुछ अपने मन की करो। तो मैंने उसे देखते हुए ये जो मेरी कविता है वो लिखी थी, बेपरवाह स्त्री। कभी कभी मन करता है कि मैं बन जाऊं एक बेपरवाह स्त्री। कभी कभी मन करता है कि मैं बन जाऊं एक बेपरवाह स्त्री। छोड़ दूं ये सारे रिश्ते नाते, छोड़ दूं ये सारे रिश्ते नाते, तोड़ दूं ये बंधन तमाम। छोड़ दूं ये सारे रिश्ते नाते, तोड़ दूं ये बंधन तमाम। ठुकरा दूं ये सारे रीति रिवाज, ठुकरा दूं ये सारे रीति रिवाज। निकाल फेंकूं मन में भरे उस हर डर को, और मैं बन जाऊं एक बेपरवाह स्त्री, और मैं बन जाऊं एक बेपरवाह स्त्री। छोड़ दूं पड़ा बर्तनों का ढेर, छोड़ दूं पड़ा बर्तनों का ढेर। पोछा झाड़ू कपड़ा सब यूं ही बिछा रहने दूं, पोछा झाड़ू कपड़ा सब यूं ही बिछा रहने दूं बेड पर सलवटों में लिपटी चादर, रहने दूं बेड पर सिलवटों में लिपटी चादर। बैठी रहूं यूं ही घंटों बेफिक्री से, बैठी रहूं यूं ही घंटों बेफिक्री से, बिना किसी की परवाह के। और मैं बन जाऊं एक बेपरवाह स्त्री। परिवार का आपको सपोर्ट मिला, सब कुछ है। स्त्री विमर्श, आपने बोला था महिला मुद्दों पर या उस तरह की कहानी आप ज़्यादा लिखती है, तो आपकी नज़रों में स्त्री विमर्श क्या है, या मैं वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करूँ तो वो क्या मानती है आप? मैं सबसे पहले सभी महिलाओं से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हो या जो भी शहर में है, एक तो अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कर दीजिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अगर आप अपने मन से अपने आप को कमज़ोर समझ लोगे तो आप वाकई में कमज़ोर हो जाओगे, क्योंकि महिला जो है कभी कमज़ोर है ही नहीं। अगर आप उनके सशक्तिकरण को देखें तो वो कभी कमज़ोर रहा ही नहीं है। अब वो अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। और मेरे लिए महिला कोई उसके ऊपर मैं मतलब स्त्री विमर्श पर मैं इतना यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में स्त्री के लिए तो किसी पुरुष के लिए शायद कुछ चीज़ें नामुमकिन है, लेकिन स्त्री के लिए तो कुछ है ही नहीं। और आप इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं अपने मंगलयान को, कि वहाँ हमारा जो मंगलयान घूम रहा है वो हमारी स्त्रियों की देन है। और आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आज महिला पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। तो इसलिए कहीं भी स्त्री कहीं भी कोई भी कम नहीं है, वो अपने आप में बहुत सशक्त है। बस ये मन से निकाल दें कि हम लोग कमज़ोर हैं, तो वो किसी भी रूप में किसी भी कोने में वो कमज़ोर नहीं है। हमने आपके लेखन की बात कर ली, आपको अवार्ड्स ढेर सारे मिले, उनकी हमने बात की। आपके परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, हालांकि आपने मुझे बताया था पहले, उन सब के बारे में थोड़ा सा और बताइए। जी, मेरे जो पापा हैं वो टीचर हैं, तो एजुकेशन तो मेरे लिए था ही। तो मैंने एमए और बीएड संस्कृत से किया है। अपने वहीं श्री आर्य महिला विद्यापीठ से मैंने एमए और बीएड किया हुआ है। और
जब मैं शादी होके आई ससुराल में तो मुझे वहाँ भी किसी भी तरीके का ये नहीं मिला कि नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं है या ये नहीं है। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो मैंने एजुकेशन जो है जयपुर में आके भी मैं पीएचडी के लिए मेरे पतिदेव कई बार कहते रहते हैं कि नहीं पीएचडी कर लो, लेकिन वो बीच में जैसे बच्चे उनको भी पालन पोषण देखना है। मेरे हस्बैंड है वो हमेशा कहते रहते हैं कि पीएचडी और कर लो। तो मुझे एजुकेशन के लिए ज़्यादा हाथापाई नहीं करनी पड़ी कि नहीं मुझे पढ़ना है। मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे परिवार से, ससुराल से लेके सब ने, और मेरे पति तो करते ही हैं और आज भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। और जैसे पर ये बात है कि जैसे मेरे पापा हैं वो आज भी मैं उनको फ़ोन करूँगी तो वो बोलेंगे बेटा एक बार बीएड का भी अपना क्या रीट का भी पेपर आप एक बार रीट का फॉर्म और भर दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं। लेकिन वो मैंने शायद उनका ये नहीं, मेरे को लेखन में ही ज़्यादा जो था रुचि थी, तो इसलिए मैं सरकारी नौकरी में भी ना जाके मैं लेखन में आई हूँ। सारी चीज़ें आप करती हैं, लिखती हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। आपके 2 छोटे बच्चे हैं, समय कैसे निकाल पाती है सारी चीज़ें? घर भी संभालना है, लेखन भी है, बच्चों को भी संभालना है। जी, मैंने वही पहले भी बोला कि सबके पास 24 घंटे हैं, और हमें अपनी ऊंचाइयों को अगर आयाम देना है और ऊंचा जाना है तो हमें समय तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को देख लीजिए, उनके पास भी 24 घंटे हैं, और एक महिला जो हम नॉर्मल जो किसान हैं उनके पास भी वही घंटे हैं। मैं चाहूँगी हम चलते चलते हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से जो भी संदेश आप देना चाहें वो ज़रूर प्लीज़। मैं अपने दर्शकों को एक ही यूँ तो मैं अभी मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगी, अपने जो युवा जो जितनी भी क्षेत्र में जो कलाकार हैं या जो भी अपने नए क्षेत्रों में अपना नया नाम स्थापित कर रही हैं, सबसे पहली मेरी बात है कि शॉर्टकट किसी भी सफलता का राज नहीं है। आप शॉर्टकट से थोड़े दिन सफल हो सकते हो, लेकिन उसका जो असली आप जिस ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे वो अपनी मेहनत से ही है। क्योंकि मैं आज देख रही हूँ युवा बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो शॉर्टकट ना अपनाएं और जितना हो सके अपने मेहनत पर फोकस करें। और हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है, समय किसी के पास कम नहीं है, समय सबके लिए 24 घंटे ही बने हैं। तो अपना जैसे भी आप अपना जो भी है अपना सेटलमेंट करिए अपने निजी काम से, और अपने कार्यों को उस समय निकाल कर दीजिए और मेहनत करिए। मैं इससे आगे यही कहूँगी, क्योंकि मेहनत ही आपको एक पक्की जो नींव होती है उसको जो ऊंचाइयों पे आप जाओगे तो उसकी पक्की नींव जो वो ही खड़ी करेगी आपकी मेहनत, शॉर्टकट नहीं करेगी। तो आप शॉर्टकट ना अपनाएं और अपनी मेहनत पर फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी, मुझे इतना अच्छा मंच मेरे लिए मुझे इतने अच्छे मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ तारावती सैनी जी, जिनका कहना है कि समय का सदुपयोग करें। 24 घंटे हमें मिलते हैं, उसमें से अपने काम के लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए समय निकालें, मेहनत करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।